मेरे साथ मौजूद है हुमायूं आलम की। थैंक यू फॉर हैविंग मी मुबशर। अंडर 15 खेले आप? यार मैं पाकिस्तान 15, 17, 19 आप सैफी भाई के साथ खेले? मैं सैफी से 1 साल सीनियर था। जब इंजरी हुई थी जब तो रियलाइजेशन ही नहीं थी ना। मुझे 2-3 महीने तो लग गए रियलाइज़ होने में कि मेरा करियर ख़त्म होने वाला है भाई। बाबा ने पूछा काम करना है, मैंने बोला कि मुझे काम करना है। बोला अगर काम करना है ना तो सुबह 7 बजे उठ के संभालना पड़ेगा ये, मेरी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अंबानी की शादी में अगर कुछ पाकिस्तानी चीज़ पहुंची तो होते पाकिस्तानी कपड़े जो मैंने पोलार्ड के साथ फीफा सेशंस भी किए। अच्छा। सही पोलार्ड और फ्लेचर में और वाब रियाज। आज तक सबसे महंगा कौन सा आउटफिट या शेरवानी बिकी है? सबसे महंगा यही सूट 5-6 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो आपने कैप्शन में पढ़ लिया, लेकिन मैं उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। वैसे तो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के कामयाब क्रिकेटर्स में इनका नाम था। फुटबॉलर थे बड़े ज़बरदस्त, लेकिन अचानक 2006 में इनके साथ नी इंजरी होती है इनको, और उसके बाद इनका करियर चेंज हो जाता है, फैशन की तरफ आ जाते हैं। 8 साल पहले, 8 से 9 साल पहले मैं इनके आउटलेट में गया था जमजमा कराची में, जब इन्होंने दूसरा बड़ा आउटलेट खोला था। और मैं इनके बारे में दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इनकी जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट से थोड़ा सा आगे से पीक पे जाते हुए देखा है। पाकिस्तान में, कराची में मेंस वेयर फैशन में इनके मुकाबले का शायद ही कोई है, क्योंकि इनको हर कैटेगरी के लोग पहन रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ इनके डिज़ाइंस के बड़े फ़ैन हैं, आम लोग बड़ा इनको पसंद करते हैं। और ये वो हैं जो हर सीज़न में रेलिवेंट हैं, वो चाहे रमज़ान हो, ईद हो, शादियां हो, विंटर्स हो, समर्स हो। और अब तो कपड़ों के साथ साथ इन्होंने रिंग्स, परफ्यूम्स, वॉचेस, पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं आलम की। कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी मुबशर। मेरा दिमाग वहाँ फंस गया। आपने बोला 2006 जी। मैं क्रिकेट नहीं छोड़ी, मैंने 2004-5 में छोड़ी। बस। और उस इंजरी हुई आपको वक्त इंजरी हुई थी। और उस वक्त तो जब इंजरी हुई थी जब तो रियलाइजेशन ही नहीं थी ना। मुझे 2-3 महीने तो लग गए रियलाइज़ होने में कि मेरा करियर ख़त्म होने वाला है भाई। मतलब सीन बैड है। कहाँ मैं चाहता हूँ कि लोगों को बताएं, अंडर 15 खेले आप, 17, 19 तक गए, किस अच्छा, लेवल तक गए? बेसिकली होता ही है कि हमारे पाकिस्तान अंडर 15, 17, 19 का जो सिस्टम है कैंपिंग का और ट्रायल्स का, वो बड़ा रॉ है। तो जब हमारे ट्रायल हो रहे थे स्टेडियम में तो 6000 बच्चा था। अच्छा। सही है, समझ लो 6000 बच्चे कितने बच्चे होते हैं। और हमें वो जावेद मियादाद वाले स्टैंड में बिठाया हुआ था, जो ड्रेसिंग रूम के साथ वाला होता था, हनीफ मोहम्मद या जावेद मियादाद, और वो भरा हुआ था। फिर उसमें से एक केज खुलता था और लड़के एंट्री होते थे और फिर उनकी ट्रायल होती थी। बट हम लोग का फ़ायदा ये था क्योंकि हम सीसीपी एक ज़माने में डीएचए में होता था और एक भरत कुमार अकेडमी होती थी स्टेडियम में, वो बड़ी हिट थी कराची की। पूरे कराची के लड़कों को पता था इन 2 अकेडमीज़ के बारे में, लाइक जियो एयर, इस तरह की, जिस तरह के बड़े नेटवर्क है ना, इस तरह ये बड़े अकेडमीज़ थी। यहाँ के लड़कों पे एक स्टैंप होता था, सही, ये एक कैटेगरी के लड़के हैं, तो हमें एक एज मिल जाता था कि हाँ, ये रिकग्निशन मिल जाती थी ट्रायल्स पे। कोच भी जानता था अच्छा वहाँ से आया हुआ है, या अगर आपका ट्रेनर अच्छा है, कोच अच्छा है, कोई क्रिकेटर है, जैसे सिकंदर बख्त थे हमारे पास, अच्छा, तो वो रिकमेंड कर देते यार इस लड़के को ज़रूर चेक करना ट्रायल पे। तो यार ट्रायल पे जाते थे, फिर शॉर्टलिस्ट होते थे 6000 से 3000 से 1500 से 750, इस तरह करते करते आखिरी के 100 बच्चे बचते थे। समझ रहे? तो ये एक। आप कहाँ तक गए? मैं 15 में आखिरी 30 तक गया। अच्छा। फिर कैंप लगता था। फिर कौन से क्रिकेटर थे वहाँ पे? सिकंदर बख्त? नहीं, उस वक्त हमारे साथ थे राशिद खान, अच्छा, हारिस खान, जलालुद्दीन। पंजाब में जब देखो पाकिस्तान की एकेडमी लगती थी पंजाब में, कराची की जो टॉप शॉर्टलिस्टेड एकेडमी लगती थी कराची में। सही। और एक ज़माने में रीजनल एकेडमी होती थी, जो कि हमारे ओ लेवल्स के टाइम पे शुरू, जब मैं 14 या 15 का था, जब मेरे ओ लेवल्स के पेपर थे और मैं एकेडमी के अंदर से देता था। और इसी तरह पाकिस्तान 15 का जब कैंप लगा था तो मैंने HSN में इस्लामियात और उर्दू दिया था। अच्छा। 9th और 10th की बात है। तो वो एक अलग पाकिस्तान अंडर 15 का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रमज़ान में आपको जी 25-30 दिन बेस्ट वेस्टर्न में रहना है। बेस्ट वेस्टर्न होटल होता था एक, और बड़ी जर्नी थी वो। तो किस लेवल तक गए आप? यार मैं पाकिस्तान 15, 17, 19 की। आपके साथ के कौन से क्रिकेटर्स थे? मेरे साथ के क्रिकेट 20 लड़के पाकिस्तान खेले।
अच्छा, कौन कौन से? सरफराज सबसे ऊपर गया। आप सैफी भाई के साथ खेले? मैं सैफी से 1 साल सीनियर था। मैं फवाद आलम, असद शफीक, खालिद लतीफ़, खुर्रम मंजूर, फराज पटेल होते थे, ताबिश खान, हाँ, ये सब। बड़े देर बाद आए थे, 5-6 विकेटें ली थी। ताबिश तो उस जमाने में इतना तेज होता था नेट के अंदर, तो आप सोचे ना क्या हाल होता होगा, क्योंकि उनको मौका बड़ी देर बाद मिला। बहुत लेट। आई थिंक 15 और 2012 वाले टाइम पे उसको खेलना चाहिए था। ही वाज सो फास्ट। वो इतनी बड़ी स्विंग करता था। पुरानी बॉल से तो सेट हो जाती थी बॉल, बट नई बॉल से भी वाज वेरी क्विक। क्योंकि ताबिश खान के अलावा फिर अगर आप पंजाब के लड़के देखें तो मंसूर अमजद होते थे, रज़ा अली डार होते थे, फयाज अहमद होते थे। ये ज़माने में बहुत बड़े लड़के होते थे। फिर जमशेद अहमद एक फास्ट बॉलर था जो अनवर अली के साथ बड़ा हिट था, जिसने जो फाइनल हुआ था उसमें भी 2-3 लड़के और थे। 1-2 ऑलराउंडर थे, उनके नाम भूल रहा हूँ, नवाज सरदार कुछ इस तरह का नाम था, वो भी उसी टीम में थे। तो उस ज़माने में टारगेट होता था पाकिस्तान 15, 17, 19 के टूर करना है। समझ रहे? वो बहुत बड़ी बात होती थी कि पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं खेलने, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इंडिया जा रहे हैं या पाकिस्तान में कहीं खेल रहे हैं, तो वो एक टारगेट होता था। तो पाकिस्तान टीम तो सोचते ही नहीं थे उस वक्त पहला टारगेट ये होता था कि यार ये इस लेवल तक पहुंचना। और उस वक्त इतना टैलेंट। और आप सोचें कि कितने लड़के ऐसे थे जो पाकिस्तान ए खेले या पाकिस्तान में एक मैच खेले। शान मसूद वॉज देयर। अच्छा। उमर अकमल का भाई अदनान अकमल वॉज देयर पंजाब से। और अगर आप कोई और नाम लें तो सारे लड़के, मतलब जितने पाकिस्तान की टीम में। समझ आ रहा है कि आपकी कैंपेन्स में स्टार्ट में क्रिकेटर्स क्यों थे, क्योंकि आपका क्रिकेट से इंटरेस्ट भी था। मेरे दोस्त थे। आए, मतलब मैंने 6-6, 8-8 साल इनके साथ गुजारे। सही, मेरी दोस्ती थी, हम लोग चिल करते थे नॉर्मल। रमीज राजा जूनियर होते थे उस ज़माने में, एक बहुत अच्छा प्लेयर था वो भी। आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया, उसके बाद उसको मौका नहीं मिला। और फिर एक दिन आता है 2004-05 में जब नी इंजरी होती है। 2005 में नी इंजरी होती है फुटबॉल खेलते हुए, क्योंकि फुटबॉल साथ चल रही थी स्पोर्ट। मैं सिर्फ, मेरा पूरा दिल ये होता था कि स्कूल, मदरसे जाता था, उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, वो थोड़ी सी पढ़ाई, एंड नेक्स्ट डे। तो ये रूटीन था। और क्रिकेट तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोफेशनल होती थी, तो इट वॉज 100% टू क्रिकेट एंड द रेस्ट कुड द अदर परसेंटेज वॉज फॉर अदर थिंग्स। तो नी इंजरी के बाद 6 महीने रियलाइजेशन के लगे कि यार मेरा क्रिकेट शायद डिस्टर्ब होने वाला। उस ज़माने में जब मुझे इंजरी हुई थी तो 4 सूबों की टीम बनी थी, हर सूबे की 2-2 टीमें बनी थी, और इनकी आपस में तो ये हमेशा क्या होता है, कराची की 2 टीमें, हैदराबाद की 2 टीमें, लेकिन उस ज़माने में सूबों की टीम बनी थी। पहली दफ़ा ये सिस्टम आया था और मैं उसमें था। सही है। अब मेरी इंजरी हुई, उन्होंने बोला अच्छा तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो तुम रिजर्व में चले जाओ। वो उनको कैसे पता चला? मैं इंजरी के बाद डॉक्टर शाह के पास गया, डॉक्टर मरहूम अजीज शाह। उन्होंने मुझे लिटाया, उन्होंने बोला तुम देखो मैंने पिछले साल हाथ जोड़ दिया या पाँव जोड़ दिया, मैं ही तुम्हारा घुटना ठीक कर दूंगा। अब मैं बहुत तकलीफ में था, इतना बड़ा स्वेलिंग हुई। माई डैड बाबा वॉज विद मी, वो खुद बहुत परेशान थे क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स को दी और मुझे क्रिकेटर ही बनना था। और यहाँ पर आलमगीर शेख साहब बहुत बड़ा नाम है और बड़े प्यारे हमारे अंकल हैं, चेयरमैन स्नूकर बोर्ड हैं, वर्ल्ड पूल एसोसिएशन में के पैनल रिसेंटली इंडक्टेड। यस, तो वो तुम माइंड बना चुके होंगे क्योंकि वो उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की थी। वो बोलते थे फुटबॉल ना खेलोगे क्रिकेट खेलनी है। मैं कहता था फुटबॉल मैं फिटनेस के लिए खेलता हूँ, क्योंकि मैं नंबर 2 स्प्रिंटर था कराची का। क्योंकि मेरी स्प्रिंट इतनी तेज हो गई थी कि मेरी और ताबिश खान की एक स्पीड थी। स्पिनर्स विनर्स को तो मैं घास ही डालता था, मैं आगे ही था स्पिनर से, बट मैं और ताबिश खान एक ही स्पीड के थे, क्योंकि मेरी लोअर बॉडी इतना मसल बन चुका था। तो आप फास्ट बॉलर थे? मैं लेग स्पिनर था, बट मैं बहुत तेज लेग स्पिन करता था। अच्छा, बहुत लाला स्टाइल। मुझे यही कहते थे कि तुम मीडियम फास्ट बॉलर की लाइन में लगो, लेग स्पिनर की लाइन में लगो, और मैं 7 या 8 नंबर पे आके बैटिंग भी करता था तेज। इट वॉज एब्सोल्युटली अ कॉपी ऑफ कार्बन कॉपी ऑफ शाहिद अफरीदी। बट ऑब्वियसली लाला तो फिर क्योंकि आई थिंक एंटरटेनमेंट, बस हमें उस वक्त ये पता था कि यार थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट देनी है। T20 का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था इंटरनेशनली, सो बिल्कुल ही रास्ता ही अलग था क्रिकेट खेलने का। एनीवेज, सिंध वाले मुझे कैंप में जब मैं गया डॉक्टर शाह के बाद, डॉक्टर शाह ने बोला कुछ भी नहीं है, जाके बॉलिंग करो। मैंने एक राउंड हल्का मैंने और फवाद आलम ने फूला हुआ स्टेडियम के बाहर राउंड मारा, वार्म अप किया, एक्सरसाइज की। मैं बॉल करने गया अपनी जगह पे, मैं बॉल करके लैंड हुआ ना, मेरा घुटना साइड हो गया, यूं हो गया अलग। वो यूं करके जोड़ा उसको और मुझे उठा के साइड पे रखा और मैं तो रोने लग गया। ऑब्वियसली मैं रोता गया, मुझे इतनी तकलीफ, फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी में गया। 3 दिन तक मेरा नी स्ट्रेट नहीं हुआ,
डॉक्टर्स के पास गया, किसी ने बोला ऑपरेशन, फिर 1 साल लगा रिकवरी का, बट वो अभी भी कभी भी आ जाती पॉइंट। टॉप पे नहीं गया। फिर मैंने 1-2 सीजन खेले, मैंने सबसे ज़्यादा रन किए, सबसे ज़्यादा विकेटें ली, मेरा नाम नहीं आया। लेकिन हल्का फुल्का अभी आप खेलते रहते हैं कहीं अभी ना मैंने और ज़्यादा ब्रेक ले लिया, अब तो मैंने 2 साल हो गए क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वही इंजरी है उस तरह की जो शोएब अख्तर भी बड़ी देर उससे गुजरे? यार नी इंजरी जो है ना, इट्स अ वेरी फुटबॉलिंग इंजरी। मेनिस्कस ग्रेड 3, ACL MCL बहुत बेसिक इंजरी है, और इसका इलाज, इसका बेसिकली 1.5 साल का इलाज है। इट्स अ जर्नी टू रिकवर। रोनाल्डो होता था पुराना, द ब्राजीलियन, he went through it, very मतलब big players went through it, and even our fast bowlers obviously they have to go through it, क्योंकि उस ज़माने में, मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पाकिस्तान में इशू ये था कि मसल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। सही, हम सब फैशन डिज़ाइनिंग से बहुत दूर हैं अभी, बट मैं आपको एक बेसिक बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इवन फॉर यू, इवन फॉर मी, इवन द पीपल वर्किंग एट होम, आवर वाइफ्स, फैमिलीज, वुमेन, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, मैं उनको सब यही समझाऊंगा कि मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू बी बल्कि, ये नहीं कि डोला इतना बड़ा होना चाहिए, मसल होना चाहिए। ये जो मसल है जिसको आप नी, जो नी को सपोर्ट करता है, एक वो काफ है, एक वो थाई का पूरा मसल है, आगे पीछे हैमस्ट्रिंग और आगे का, और एक ग्लूट का मसल है। ये इधर हम लोग हैं बड़े सॉफ्ट, सही है, और हम लोग की इंजरियां होती इस वजह से क्योंकि मसल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आजकल के ट्रेनर्स क्या है, मसल बिल्डिंग पे आए हुए हैं। मसल होगा तो इंजरी नहीं होगी। बड़ी अच्छी एडवाइस, सही है। एंड मेरी शोएब मलिक से बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोला था, यार शोएब भाई, ये मसल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप शोएब मलिक को देखो कितना लीन है, कितना फिट रखा हुआ है अपने, वो फिट लगते भी हैं, और वो है भी क्यों, क्योंकि वो मसल उनका बना हुआ है। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, हाथ, शायद उनको वो एक्सपोजर, वो वाला एक्सपोजर मुख्तलिफ जल्दी खेल के Yes, मिला, yes. पता चलता है कि कैसे दूसरे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मिला, हासिल भी किया, और उसके ऊपर मेहनत भी की, और उसको फिर सस्टेन भी किया। मतलब ये नहीं कि एक सीजन वर्ल्ड कप के लिए खेल लिया, फिर पराठे खा लिया और हाल, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसकी डाइट, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उस मसल को मेंटेन करने के लिए, उसको जो दवाई चाहिए जिस फॉर्म में वो चाहिए। सो वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आजकल एक तो फेडरर थे, एक योकोविच है, आई थिंक अनदर लेजेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। उसकी फिजिक देखो यार, साइज 0 है, तो उसको तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए कुछ, ऐसे ही। अच्छा, हम क्रिकेट पे और भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सिंस आपके क्रिकेट पे एक्सपर्टीज़ भी हैं, आप खेले भी हैं, आपका इंटरेक्शन भी है क्रिकेटर्स के साथ, अभी क्या मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम क्यों नहीं भारत को हरा पाते? वो क्या कह रहे थे, सर्जरी। यार भारत को हराने के लिए ना आपको टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके एज साथ फैन भी और एज क्रिकेटर भी आप क्रिकेट खेलें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा इशू ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे। सही है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे तो खेलो भाई, उनकी वीकनेस पे ना, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। सही है। दूसरी बात ये साइकोलॉजिकल, इट्स ऑल हियर। 2000 से ये चल रहा है, 96 यार मुबश्शिर भाई, इसके ऊपर लिसन, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है। 96, 99, 92, 2003 सारे वर्ल्ड कप्स उठा लें, 80% ऑफ द वर्ल्ड कप्स हमारी टीम बेहतर थी, हम डिजर्व करते थे खेलना, जीतना। 99 सर 80%, मैं कह रहा हूँ शायद एक आध दफ़ा उनकी टीम स्ट्रांग हो, बट 80% वी वर बेटर ऑन पेपर। सही, अगर पेपर से टीम जीतनी होती तो क्या बात, फिर तो हम कभी भी नहीं हारते। बट आपने ये देखा कि हम वर्ल्ड कप हारे हैं, बट उसके 2 महीने बाद हम इंडिया खेलने गए तो हमने उनको हराया, या हम कहीं और खेल रहे तो उनको हराया, क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल प्रेशर। मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले 2007 की एनिवर्सरी थी, जो हम फाइनल में मिसबा का वो वाला शॉट, हाँ यार कितना टाइम हो गया उसको, 15 साल हो गए, और वो चीज़, वो वाली एक शॉट हम कितने करीब आ गए, लेकिन हर दफ़ा कोई एक लक आ जाती है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि वो इतना हल्का बॉलर था, सही, उसकी पेस ही नहीं थी। अगेन दिमाग का इस्तेमाल कम है। धोनी की कैप्टेंसी, धोनी की क्या कैप्टेंसी थी, वो मुंह का बॉल था। मिसबा भाई के पास इतनी जान थी यार, सीधा छक्का कराते हैं वो आराम से, फिर से करा देते, वो 5 दफ़ा करा सकते थे, बट उनके दिमाग में क्या था, इधर से ऊपर से मार दूं। भाई अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, उनकी स्ट्रेंथ है ये शॉट, उन्होंने 115 मीटर के छक्के मारे। लेकिन हमारे एक्स क्रिकेटर्स आज भी जब टीवी पे बात कर रहे होते हैं तो वो भी हारे हुए हैं। हम मोस्टली हम हारे हैं इंडिया से। वैसे वर्ल्ड कप में हमारा कोई, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि साइकोलॉजिकल, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। हम भी आई थिंक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से आज तक नहीं हारे, 11-0 है हम उनके साथ।
वो हमारा भी उनका साइकोलॉजिकल है ऐसा, और कभी कभार एक वो हवा चल रही होती है ना, तो वो उस पर हो जाता है। लेकिन आपको लगता है बाबर रिजवान से कोई फर्क पड़ा निकलने से, होने से? यार मेरे ख्याल में बाबर रिजवान, देखो 150 के अंदर जो मैचेस है ना, 150 के अंदर, वो बाबर रिजवान के साथ बहुत आसानी से चेस किए जा सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम थी जो यूएस में उन्होंने किया। मेरा सिर्फ ये मतलब है, आप बाबर हो, सही है, अगर आपने कोहली लेवल बनना है या आपने ग्रेटेस्ट बनना है ना, तो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। जितनी मेहनत करके बाबर बने हो, उससे ज़्यादा मेहनत करके बाबर आजम द लेजेंड बन जाओ। वाई यू स्टिल टॉक अबाउट इंजी? बिकॉज ही हैड सो मैनी शॉट्स। वो इतने लेजी थे, उसके बावजूद उनके पास इतने शॉट हैं। उस दिन एक मैच दिखा रहे थे जिसमें बाबर भी खेल रहे थे, फ्रेंडली मैच, उसमें आपने उनके शॉट देखे, ये टांग आगे निकाल के सुकून से छक्का मारा। मतलब वो अभी किसी प्लेयर के पास नहीं है। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोट की, अगर आप कभी क्रिकेट शो करें तो आप एक स्टैट निकालिएगा कि जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जब इनको रन बनाने होते हैं ना, तो ये छक्का मारने जाते हैं। वो ग्राउंडेड एक्स्ट्रा कवर या बैकफुट पे चौके का है, और स्ट्राइक रोटेशन पे नहीं, या छक्का मारना है या आउट होना है, ये भी एक बड़ा एग्जैक्टली। factor है। और ऊपर से अभी तो सिंगल डबल पिछले मैच में थोड़ा बेहतर था, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि ये बड़ी हिट और सिंगल के बीच में भी बहुत क्रिकेट है। सही बात। चौके मार के प्रेशर उतारा जा सकता है ना। आपने जब बैठना है तो छक्का ही नहीं मारना, जब आगे बढ़ना है तो छक्का मारने नहीं बढ़ना। सिंगल डबल रनिंग चौके, मतलब यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10 चौके मार लें और कोई छक्का नहीं मारे और आपकी स्ट्राइक रेट 150 है, तो वो आप जीत है आपकी भाई। जीत है आपकी। सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर कौन है यार मेरे टाइम पे तो उस ज़माने में डेमियन मार्टिन बहुत खूबसूरत लगता था खेलते हुए, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर थे खालिद लतीफ़, वो भी बड़े स्टाइलिश थे जो हमारे साथ खेलते थे। बट आई थिंक ओवरऑल में जो मैं फैशन एक फैशन डिजाइनर की नज़र से, क्रिकेटर की नज़र से नहीं, कौन सा है जो कैरी बड़ा अच्छा करता है? कपड़े हाँ। या क्रिकेट अच्छी खेलते हैं? कपड़ों पे भी आ जाता है ना थोड़ा। कपड़े जो अच्छे कैरी करते हैं, ये तो अच्छा सवाल है यार। उमर अकमल नहीं है, और ये बेसिकली उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और उमर असल में ये भी एज अ फैशन डिज़ाइनर आपकी बहुत से लोग एडवाइस भी सुनते होंगे कि बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, महंगी होंगी, लाखों की होंगी, लेकिन शायद आप पे अच्छी ना लगे। कैरी करना बड़ा एक मैटर करता है। मैं असल में जो आपने अभी मुझे पूछा, तो मैंने जिन जिन के साथ काम किया मैं उनके बारे में ही सोच रहा था। जैसे हसन अली को हमने ड्रेसअप किया था, दे आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, ज़ीरो फैशन सेंस एट दैट टाइम, बट आप उनमें कपड़े उनको पहना देंगे, उनको स्टाइल और कैरी करने का तरीका नहीं बता सकते। लॉट ऑफ पंजाबी प्लेयर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, बट उनका काम नहीं है फैशन करना, तो आई डोंट ब्लेम देम, समझ रहे हैं? तो आई थिंक शाहिद भाई यूज्ड टू कैरी। मतलब है कि सिंध के जो प्लेयर्स हैं या कराची के प्लेयर्स ज़्यादा कैरी अच्छा कर लेते हैं? यार उनका लहजा अलग है, ज़रा स्टाइल अलग है ये पंजाबियों का। अच्छा। क्योंकि आई थिंक शादाब बहुत अच्छे तरीके से कपड़े कैरी कर लेते हैं, उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है, बेटर देन हसन अली और उमर अकमल, और वो अच्छे भी लगते हैं कपड़े पहने हुए। और आई थिंक बाबर इज़ ओके, ही इज़ नॉट द बेस्ट इन कैरिंग क्लोथ्स। आई हैव गिवन हिम क्लोथ्स, बट आपको पता है बाबर आर्मी सोशल मीडिया पे क्रेजी है, कुछ अच्छा बोलो तो मसला, कुछ बुरा बोलो तो मसला। एंड बाकी पंजाब, बाबर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके ख्याल में ड्रेसिंग सेंस में और ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बाबर, उसके लिए इट इज़ हिज फिजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, हिज मसल पावर, ही नीड्स टू क्रिएट दैट टेक्निक, एबिलिटी, रन मेकिंग मशीन, उस पर कोई किसी को डाउट नहीं है भाई। एक ये प्रॉब्लम है और एक मसल बिल्डिंग है। अपनी फिजिक उनकी, मुझे लगता है कि ही शुड बी एन आइडियल फॉर पाकिस्तान। ये तो हो गया ना, हम क्रिकेट, अब हम फैशन सेंस की बात करें, क्योंकि वो एड्स में भी आते हैं। यार मुझे आपको समझ नहीं आ रहा है। Again, Naseem Shah cannot. Yeah, Naseem Shah is you know someone who carries the Gen Z fashion very well. देखिए शलवार कमीज कुर्ते पजामे, और लेजेंड्स में आपके साथ I think वसीम अकरम, वसीम भाई, शोएब by अख्तर। far शोएब अख्तर is too big to carry clothes like that, क्योंकि उनको आप सूट पहना लो तो उस पर रिंकल आ रहे हैं, बाजू बड़े हैं, शर्ट पहना लो तो शर्ट खुली हुई है, और उनका एक स्वैग अलग है। उनको आई थिंक उनको वी नेक्स और राउंड नेक्स वो बहुत ज़्यादा अपील करती हैं, और वो उन पे अच्छी भी बहुत लगती हैं, वो हम बनाते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इंडियन क्रिकेटर्स में आपको इंडियन क्रिकेटर्स आर वेरी स्टाइलिश। आई थिंक अभिषेक, हार्दिक पांड्या,
इनको कपड़े पहने हुए देख लो आप, दे लुक अमेजिंग. कोहली ऑन हिज वेडिंग, आप उनके कपड़े देख लो. नॉट रोहित शर्मा, बट आई थिंक द अदर पीपल, ईशान किशन एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, दे कैरी देम वेरी नाइसली. बहुत 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 अच्छा स्वैग है इनका, और इनकी स्टाइलिंग सेंस भी बहुत अच्छी है. और एक और बात जो अगेन आई विश कि पाकिस्तान में अप्लाई हो जाए, कि वो टीम्स आगे आ जाएं जो टैलेंट को मैनेज कर सकें. सिर्फ वो नहीं कि जी आपने ऐड करना है तो ये वाला टैलेंट, ये नहीं कि भाई डिज़ाइनर्स हैं ये 25 रजिस्टर्ड, यू वांट देम ऑन बोर्ड, यू कम टू अस. ये क्रिकेटर्स रजिस्टर्ड है पैनल में, ये सेलिब्रिटीज रजिस्टर्ड हैं पैनल में, ये इस तरह चलेगा. अगर आपने इनको लेना है कहीं ऐड में या कहीं यूज़ करना है, तो आप इनको बताएंगे, सिखाएंगे, स्क्रिप्ट बताएंगे, फिर जाके वो काम करेंगे. इनकी स्टाइलिंग A1 इस तरह होगी, मैं क्रिकेटर को जाके बताऊंगा आपने ये जवाब देना है. सो वी हैव टू क्रिएट दैट बबल. और शायद इंडिया में ये होता है, इंडिया में ये 25 साल से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है, इतना मुझे किया पता जाता है साथ. क्रिकेटर्स को, सिंगर्स को, ये जितने भी सिंगर्स हैं जब ये गाने गाते हैं और टीवी पे जाते हैं ऐसा बोलते हैं, जब इनके इंटरव्यूज देखो तो इनको ऐसा लगता है कि उर्दू हिंदी भी सही नहीं आती. वो क्यों होता है? क्योंकि इनको बताया जाता है कि सर आपने ये जो सवाल बोला ना कि, तो आप ये एडवाइस देते हैं कि पीसीबी को एक आध फैशन डिजाइनर को भी पैनल पे लेना चाहिए जो क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग पे काम करे. यार ग्रूमिंग के लिए फैशन डिजाइनर का काम नहीं है. ग्रूमिंग चले, जिसमें ड्रेसिंग डिजाइनर है, ड्रेसिंग सेंस है, बोलने का तरीका है, जवाब क्या देना है टीवी के सामने, कैमरे के सामने, कोई इंटरव्यू में आप किसी को इंस्पायर कैसे करोगे ऐसे जवाबों से जो आप दे रहे हो. आपने इंस्पायर करना है. यू नीड टू बिकम एन एग्जाम्पल बिकॉज यूर अ सेलिब्रिटी ऑन टीवी. सही बात. यू नीड टू टॉक व्हाटएवर, असली हो ना हो, तुम्हें बताना है कि भाई तुम पढ़ते भी हो, तुम 1 घंटा किताब पढ़ते हो दिन में, नहीं पढ़ो, बट तुमने बताना है बच्चों को. यू एजुकेट योरसेल्फ, इंस्पायर करने लोग. यस, यू ईट वेल, यू go for a walk, you pray, whichever way, you go to the gym, you respect your parents, you respect your friends, you know, आपने basic. एक रोल मॉडल बनना है. और वही बात कि हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि टूर्नामेंट नहीं चल रहा तो क्रिकेटर्स खा रहे हैं बिरयानी, ऐसे है. खा रहे हैं. वर्ल्ड कप में याद नहीं वो वीडियोस आ गई थी, वो बर्गर moments आ फोड़ गए है. नो, कैन नॉट हैपन, कैन नॉट. आप खाओ लेकिन आप दिखा नहीं सकते. यू हैव टू शो दैट. कोहली का ट्रांजिशन पूरी दुनिया को पता है. आई नो पीपल डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड एवरीथिंग, बट व्हाट एन इंस्पिरेशन यार, व्हाट अ चेंज. उसने क्या बोला कि मैं घर गया, मुझे ऐसा लगा अबे यार ये क्या हो रहा है, मेरे से रन नहीं हो रहे. मैंने रातों रात प्लान किया कि मैं आइंदा से अपने आप को ऐसा कोहली नहीं बनाऊंगा. उसने रातों रात खाना चेंज किया, रूटीन चेंज की. अब उसने नहीं भी की, बट ही हैज अचीव्ड इट, राइट. सो यू नीड टू फॉलो. वो नजर आई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो देख लें, ये क्लियर एग्जांपल. इतने पैसों के बाद, इतने बेंचमार्क सेट करने के बाद भी आज भी वो फॉलो कर रहे हैं. बाय इसका फार, मतलब बाय फार, बाय फार. तो हुमायूं, आपने बहुत से, चलें हम वहाँ से शुरू करते हैं. जब आपकी नी इंजरी हो गई, आपने डिसीजन ले लिया आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, और वो एक मुश्किल डिसीजन भी होगा. फिर आपने एक अपने कज़न के साथ भी H&B एक ब्रांड खोला. फिर कज़न ने शायद बेसिकली 2005, एंड ऑफ 2005 मैंने पार्क टावर्स होता था उस वक्त, मोटरो क्रेजर लॉन्च किया था हमने. सही है. तो उस पर मिलते थे 1000-1500 पर डे, और पॉकेट मनी मिलती थी 3000 रुपये महीने की. सही है. तो हमारे पास रमज़ान में जब मैंने और बाबर ने जब हमने ये काम शुरू किया, मोटो क्रेजर काम किया 20 डेज, हमारे पास हो गए 50,000 रुपये जमा. हमने एक मोबाइल भी बेच दी, उस पर कमीशन मिल गई 20 साल पहले. और हमारे पास पैसे, और हम यूनिवर्सिटी में जहाँ हमारे पास 3000 होते थे, हमारी जेब में 50,000. फिर ईद आ गई रमज़ान के बाद, उसके पैसे. सो वी हैड अ लॉट ऑफ मनी. हम रोज़ खर्च करें तो ख़त्म ना होए, करें क्या. सो फिर हमने शुरू किया यार, हमने सोचा कि चलो, वी ऑलवेज वांटेड टू मेक क्लोथ्स, लेट्स ट्राई मेकिंग क्लोथ्स. माई बैकग्राउंड इज़ माई डैड, वो हम लोग बनाते थे उस वक्त द नाइट सूट्स, द वुमेन सिल्क नाइट सूट जो होते हैं. तो उसका प्रोसीजर बड़ा डेंजरस है. उसमें हल्की सी गलती साटन पे नज़र आती है, बुकरम पे या कांच की गलती या कोई धागा निकला हुआ ना, साटन पे यू कैन नॉट, आप मिस नहीं कर सकते. कॉटन पे तो रिंकल आ सकता है, साटन पे नहीं आ सकता. तो वो लोग वो बनाते. तो मैंने सारी ज़िंदगी हर सैटरडे में ऑफिस जाता था डैड के, तो देखता था कभी स्ट्राइक हुई हुई है वर्कर्स की, कभी एम्प्लॉइज़, जिस तरह जिस तरह मेरे साथ अभी हो रहा था. तो आई यूज्ड टू सी इट, और वो मैं देखता था, अच्छा प्रोडक्शन में लाइट का मसला है तो ये है. आई न्यू ऑफ, मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली हुई थी, मैंने ऑफ द जॉब मतलब पढ़ा नहीं था. तो वी स्टार्टेड ऑफ दैट, और हमने 1-2 साल कटिंग भी की,
टाई भी बनाई, पूरी पूरी रात बैठे रहते थे मास्टर कारखाने में कि यार ये शर्ट बनाओ। फिर रिवर्सिबल शर्ट हमने बनाई थी जो बड़ी हिट हुई थी यूनिवर्सिटी में, दोनों तरफ से आप शर्ट पहन सकते हैं, फ्लोरल साइड पे भी, प्लेन साइड पे भी। दैट वाज रियली गुड। उस ज़माने में फिर हमने वो ट्रेंडिंग पे था, बेल बॉटम पजामे, उस ज़माने में जो आज चल रहा है 2005-6 में वही था, वही रिपीट हो रहा है। बेल बॉटम्स चेकर्ड पजामे, और फिर हम खुद पहन के जाते थे वो उस ज़माने से। तो लोगों ने बोला अच्छा क्या पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू नो समथिंग लाइक। फिर मेरी फ्लोरल शर्ट सेट हो गई मेरी और बाबर की। खैर देन वी ओपनड अ स्टोर, एक क्लाइंटेल बन गई। फिर फड्डा कहाँ हुआ? 8 महीने बाद फटा हो गया, सही है। और उसके बाद असल टेस्ट शुरू हुआ। वो टेस्ट ऐसा था कि मुझे सुबह 7 बजे उठ के फटा हुआ किस बात पे चल रहा यार था बस तब? वो एक, क्योंकि काम ग्रो करने लग गया, सिस्टम था नहीं हमारा, हम लोग ने बस काम शुरू कर दिया था। फिर फैमिली के भी कपड़े बनते थे, एक्सपेंस भी होता था, समझ रहे हैं, वो सारा एक और शायद वो मिसमैनेज। बेहतरी के लिए हुआ, उनको अपनी एक 100% मंजिल मिल गई आपको। बिल्कुल, उन्होंने अपना रास्ता देखा, उन्होंने बोला अच्छा हम अब अलग हो और जाते मेरे हैं। ख्याल में बिजनेस हमने भी एक ढाबा बनाया था। लॉस हाँ। जब हो रहा होता है ना, तो उस वक्त लड़ाई झगड़े ज्यादा। आप लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जब प्रॉफिट होना शुरू होता है ना, फिर होता है कि अच्छा जी कहाँ का पैसा एक्स्ट्रा कहाँ जाना चाहिए। Exactly. वो फिर आप बोलते हो यार ये, जहाँ डाउट आने लगता है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो अलग हो गई। और उसके बाद बाबा ने पूछा काम करना है या नहीं करना है, सीरियसली, क्योंकि मेरे चाचा से बाबा की थोड़ी आर्गुमेंट हो गई थी और फैमिली में कोई इशू हो गया था 3-4 महीने तक। और वो मुझे याद है, वो एक सवाल ऐसा था कि मुझे रुला दिया था उसने। ये नी इंजरी टाइप का ही एक ये एक सानिया और, था हाँ, आपके। वो ये था कि येस यू वांट टू डू दिस और नो, या कुछ और करना है। मैंने बोला कि मुझे काम करना है। बोला अगर काम करना है ना तो सुबह 7 बजे उठ के संभालना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं अकेला हो गया था, फैक्ट्री भी अलग अलग हो गई थी। तो फिर मेरी फैक्ट्री गुरु मंदिर थी, अच्छा। और गुरु मंदिर जाना पड़ता था रोज़ सुबह ऑर्डर देने के लिए। फिर आता था, स्टोर खोलता था, झाड़ू पोछा करता था, कपड़े सेट करता था, जनरेटर बाहर रखता था। सेल्समैन भी नहीं थे शुरू के 2 हफ्ते तो। फिर एक एक करके सेल्समैन रखता था कि सिखाता था कि भाई आ जाओ संभालो। फिर 8 बजे क्लोज करके गुरु मंदिर जाता था वापस। और ये वो क्रिकेटर है जो अंडर 15, 17, 19 उधर से माइंड चेंज हुआ, इधर काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस हो गया शुरू में ही। हाँ। वो शुरू में एक्सपीरियंस ही हुआ कि जिस दिन हम लोग के काम अलग हुए तो मुझे एक ऑर्डर मिला 2 भाइयों का। अच्छा खासा उन्होंने पैसे दिए उस ज़माने में, 40,000 फॉर 2 सूट्स, और मैंने ऑर्डर ले लिया। अब जिस दिन उनकी शादी थी ना, उस दिन तक ऑर्डर नहीं आया था। ओए होए। और वही गुरु मंदिर में फैक्ट्री थी और वहाँ कोई मसला था और वो आ नहीं पा रहा था। तो 8:30 बज गए, बारात मेरी गली में, वहीं आलमगीर जहाँ स्टोर है जमजमा पे, उधर 5 गाड़ियाँ बारात की, दुल्हन बैठी और दोनों भाई खड़े हुए। मैंने बाबा को फोन किया, हाँ बात सुने, वो क्रेडिट कार्ड भिजवा दे, एक मसला हो गया, सूट नहीं आए और पार्क टावर्स भेजना पड़ेगा, आमिर अदनान है वहाँ पे, उनसे इनको दिलवा देते हैं कपड़े, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनकी शादी ख़राब कर दें। बस वो बोलना था, मास्टर आ गया, सूट आ गए और सूट परफेक्ट आए। और वरना उस चीज़ ने क्या इसका सिखाया, उलट होना था। उस चीज़ ने क्या सिखाया कि बेटा कल और जल्दी उठो, और टाइम से पहले करो। सुबह फैक्ट्री बनाओ अपनी, सही है, और सारी प्रोडक्शन अपने अंडर करो। या सो वो एक नया कर्व था ज़िंदगी का कि फैक्ट्री कैसे सेट करनी है। तो ऑब्वियसली फिर डैड ने बड़ा एक्सपीरियंस से समझाया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर वो सारी चीज़ें आ गई जो बचपन में देखी थी बड़े होते हुए अब्बा की फैक्ट्री में। सो वो सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू की। फिर A लेवल्स की पढ़ाई थोड़ी काम आ गई, जिसने बिजनेस पढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें डाली, मोटिवेट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे निकालनी है, छोटी छोटी चीज़ें। और वो फिर बट वहाँ उन्होंने से- A लेवल्स ने ये नहीं सिखाया कि DHA के कितने मसले हैं हाँ। यहाँ पे लोकल भत्ते कितने हैं, Yes. वो किसी ने भत्ते नहीं भी। सिखाया। भत्ते MQM और वो जो कितने की पर्ची आई MQM पठानों का एक टाइम था, दोनों आते थे, वो भी एक टाइम था। और एक ज़माने में मेरी फड्डा भी हुआ था, तो वो आ गया, 3 मेहराब थे, 3 पिस्टलें थी। अब मेरे स्टोर पे रश लगा हुआ रमज़ान में, एंड दिस गाय कम्स इन एंड आई टोल्ड हिम टू स्टैंड आउटसाइड कि यार इतना सा स्टोर है मेरा 300 स्क्वायर फीट का, उसमें 15 लोग खड़े हैं और तुम वो लेके आए हो, वाला ना, रमज़ान सबसे वाला, पहला। और तुम वो लेके खड़े हुए हो और फैमिलियाँ भी खड़ी हुई हैं, और मतलब एक फील आ रही है कि तुम आए हुए हो ये लेने के लिए, पर्चियाँ लेके आए हुए हो कि भाई ये लो भाई पैसे दो 10,000 रुपये। और मैंने उसको बोला यार तू बाहर खड़ा हो जा, तो उसने बोला ठीक है। डर नहीं लगा? काम पे नहीं लगता, व्हेन आई एम राइट आई डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। मेरी ये आदत है, मैंने
मेरे करीबियों को पता है कि काम पे तो भाई इससे बात ना करो, कोई गलत बात तो करो ही नहीं। और मेरी अपनी जगह यार, मैंने बड़ी मेहनत खून पसीना एक करके वो जगह बनाई है, 5-6 साल गुजार लिए थे उस वक्त, और मतलब बहुत सीधे ईमान से और सीधी नीयत से काम करता हूँ मैं, सही। और मैं क्लाइंट के लिए कुछ भी करता हूँ, सही। और वो मेरे काम पे आके मुझे बंदा खड़ा है, मेरी उससे बहसबाजी हो गई और मुंहमारी हो गई, और वो धक्कम दुखी होकर बाहर कर दिया उसको। तो जो 2 साइडों पे तीन थी। फिर वो कोई जानने वाला था, वो बीच में था, उसने फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको बोला, फिर वो बोलता अच्छा मैं बाद में आऊँगा। वो रात के 3 बजे आया, फिर दोस्ती हुई, चाय वाय पी, फिर भत्ता भी आधा हो गया, फिर वो फिक्स हो गया, फिर हम प्रोटेक्शन में आ गए। हम भी यू कैन नॉट फाइट देम, जॉइन देम, सो दे जॉइंड अस। कराची में बिजनेस करना मुश्किल था उस दौर में? मुश्किल भी था, बट अगर आपको तरीका पता है तो व्हाई नॉट, फिर तो आप निकल सकते। पहला आपका आउटलेट फिर कब बना? पहला आउटलेट हमारा बना 2007 21 अगस्त। और आज 2025 में आपके 6 आउटलेट्स हैं, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में, 4 कराची में। या एक लाहौर में एम आलम हमने खोला था 2012 में या 11 में, उसको भी 13 इयर्स 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो अभी एक्सपैंड हो गया है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट माशाल्लाह किसमें किससे आ रहा है या किससे आया? अभी हालात बहुत ख़राब है मशहूर भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहे हैं, हर तरीके से दे रहे हैं, और जितनी मेरी जितनी हैसियत थी और जितनी मेरी मतलब डिमांड थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा खर्चा भी करवा रहे हैं। तो वो तो मैं खुशी खुशी कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने वो जो एक जगह, वो जो कहते हैं ना नोकिया, एक वक्त तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज नोकिया का नामो निशान नहीं है। लेकिन बिजनेस में भी आई गेस किसी भी फील्ड में आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, तो साथ ही आपने फिर वॉचेस भी शुरू की, परफ्यूम्स भी शुरू किए। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एवरी 10 ईयर्स एक ट्रांजिशन आता है, सही है। हर मुल्क में 10 साल बाद एक अलग ट्रांजिशन आता है। जो हमारा ट्रांजिशन 2020 में आया, इंडिया में 2010 में आया, सही है। अब बात ये कि आप और मैं कितने कीन हैं ये चीज़ समझने में और रीड करने में और सीखने में। आप कीन नहीं है, अगर आपको सीखना ही नहीं है तो आपको कोई नहीं सिखाएगा ना। तो बेसिकली सबसे बड़ी एग्जांपल हुमायूं टिकटॉक है कि जब टिकटॉकर्स आए थे, एक जनरेशन थी, शायद हम भी उनमें शामिल थे कि यार ये क्या करें, ये क्या करें, अरे ये क्या करें। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यू कैटेगरी दैट registered after COVID for us, but registered after 2010 for India. They were there. हम 10 साल पीछे, हम 10 साल पीछे। So my point is 2010 एक ट्रांजिशन आया, 2020 एक ट्रांजिशन आया, 2030 एक और ट्रांजिशन आएगा। अगर आप उसके लिए तैयार हो जाओगे, एंड इफ यू कैन कोप अप विद इट, बेसिकली हर 5 साल बाद आता है, बट मैं आपको एक समराइज करके बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि अब आपने सोशल मीडिया पे आ गए, आज आप पॉडकास्ट करें, आपने 10 साल पहले तो नहीं सोचा था। अगर आप सोच लेते तो आप पायनियर होते। और अभी भी ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं ना, अच्छा ये फैमिली व्लॉगिंग करें, हम भी शुरू कर देते हैं। उसका जर्नी अलग 10 साल पहले शुरू हुआ होगा। उसने पहली वीडियो कहीं ऐसी रैंडम बैठ के बनाई होगी। तो आज के हिसाब से सोचें कि आज कुछ क्या इनोवेटिव कर। एग्जैक्टली, बट वो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप सीखोगे नहीं, तो अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमने परफ्यूम शुरू किया, तो हमने पहला परफ्यूम 2019 में निकाला था, सही है। इतनी मार्केट नहीं की थी उसको, बिकॉज वी वर स्टिल वर्किंग ऑन मोर प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास 15 परफ्यूम्स हैं, बट अब मसला ये कि उठाओ पत्थर, उठाओ ग्लास, उठाओ परफ्यूमर है, सही है। वो हुआ क्या कि बड़ी इंडस्ट्रीज के परफ्यूमर्स जब उन्होंने अपना ब्रांड और बड़ा किया और ग्रोथ की, तो जो छोटे परफ्यूमर्स हैं उनको छुट्टी की और चाइना चले गए। जो छोटे परफ्यूम्स हैं वो आके गिरे हमारे में। उन्होंने बोला अच्छा मुबशिर परफ्यूम नहीं है तुम्हारा, मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ यार मुबशिर हाशमी का परफ्यूम होगा, व्हाई नॉट। तुम्हारा परफ्यूम नहीं है, ओए तुम्हारा परफ्यूम नहीं है, सबको परफ्यूम बना दिया। हमने ये भी देखा इस दौरान के मुख्तलिफ ब्रांड्स ने, कुछ बड़े ब्रांड्स ने सेलिब्रिटीज के नाम का परफ्यूम निकाला, जिसका आप जिक्र करें। आपने किसी का नहीं सोचा कि किसी? मैंने जिनका सोचा था, जो मेरे करीबी हमारे एक दोस्त है मुनीब भट्ट, उस जमाने में आपको पता है शादी के बाद तो वो मेरे म्यूज भी थे, मेरे ब्रांड एम्बेसडर भी थे। मुनीब के साथ बड़ी आपकी दोस्ती भी? मेरी मुनीब और एमन से दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। और मुनीब का पहला रैम भी मेरे साथ हुआ था। एमन ने बोला था भाई आपने कराना है उस जमाने में, तो मैंने बोला डन हो गया। तो मैं तो वही वाला इंसान हूँ यार, कोई मुझे बोले रैम करना, हाँ मसला नहीं यार, we'll put you somehow। और मुनीब के साथ आपकी बड़ी केमिस्ट्री, शायद दोस्ती भी है। आई थिंक मेरी एक ग्रोथ का हिस्सा वो उसकी शादी के कपड़े और वो
उसकी मार्केटिंग, और जब वो हिट हो रहा था तो वो सारे मेरे नाम को साथ लेके जा रहा था। एंड वो तो मैं उसको बोलता ही हूँ हर दफ़ा। और भी कुछ 4-5 लोग हैं। वो यारों का यार है। हाँ, मुनीब वो से आपको बड़ा- पता है। मुनीब एक बड़ा ज़बरदस्त एक्टर भी है और बड़ा अच्छा दोस्त भी है। बहुत कम और लोग जितनी मुनीब भट्ट भट्ट बातें 1 मिनट में कर सकता है पाकिस्तान, ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता जितना सही वो बोल बात। सकता है। वो आपने हमारा एक बेंटर देखा था वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन मुनीब की कॉमेडी और मेरी कॉमेडी का मुकाबला तो रहता है। मुबशिर, जब हमने परफ्यूम बनाए ना, तो मेरा पहला परफ्यूम, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तो मैंने परफ्यूम बनवाए दुबई से। सही है। तो मेरा एक क्लाइंट, उसका कज़न परफ्यूम बनाता था, तो मैंने उस वक्त परफ्यूम के बारे में सोचा नहीं था कि मैं परफ्यूम्स बनाऊँ। वो इसी तरह हो, यार परफ्यूम बना लो, जस्ट बिफोर कोविड। तो मैं उम्रे पे जा रहा था, तो उम्रे पे मैं जा रहा था, तो एक दिन दुबई रुका, तो उसने मुझे दोनों परफ्यूम दिए और मैं परफ्यूम लेके उम्रे पे चला गया। अब एक परफ्यूम जो था मेरे पास, उसका नाम हमने नहीं रखा था, वो मैं लगाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके नोट्स थे ओम्ब्रे लेदर, जो कि मुझे नहीं पता था ओम्ब्रे लेदर टॉम फोर्ड वाला ओम्ब्रे लेदर है। अच्छा। बट वो एक नोट है ओम्ब्रे लेदर, जो प्यार हो गया मुझे उससे। और मैं कहाँ था? मदीने में, माशाल्लाह, मक्का में, ज़बरदस्त। उम्रे पे गया हुआ था। अब मैं बड़ा परेशान था, यार इसका नाम क्या रखूं। तो उस ज़माने में मैं नया नया इश्क, पहली दफ़ा इश्क करके आया था मदीने में। सही है। और तो उसका नाम रखा इश्क उससे। और फिर दूसरी मेरी कलेक्शन आई थी नवाबज़ादा, जिसमें फलक भी थे, जिसमें शाहवीर भी थे और हसन अली भी थे, जो लाहौर BCW में की थी। बहुत से लोग हुमायूं के कपड़े भी पहनते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़। बहुत कम लोग शायद, अब तक तो बहुत लोग जानते भी होंगे, परफ्यूम्स इनके बड़े ज़बरदस्त हैं। और अभी शायद इस पॉडकास्ट से आपको वो खुशबू ना पहुंच रही हो, लेकिन मैंने इस वक्त तबाही लगाया हुआ है। ओह, ये beautiful। तबाही और ये नामों के तो आइडिया कहाँ से अगेन अयाश, क्या कहते हैं, इश्क और नवाबज़ादा से शुरू हुआ। फिर परफ्यूम्स के बारे में सीखा कि भाई, मैंने बोला यार, मैंने अगर ये परफ्यूम का काम करना है ना, और कोई मुझसे आगे पूछ रहा है कि क्या है, क्या है? मैं ये नहीं बोलूँगा इसकी खुशबू बड़ी मीठी है, खट्टी है, मुझे बताओ ये क्या है। तो मैंने 6-8 महीने लगाए। एक मेरा परफ्यूमर दोस्त है, मैंने बोला यार प्लीज़ कम हियर एंड टीच मी लाइक अ किड फ्रॉम ज़ीरो। सो आई लर्न अबाउट परफ्यूम्स। उसने मुझे एक बात बोली, यार तुम लोग चिन्योटी मेमन पूछ से क्यों नहीं निकलते, 3000 और नोट है। मैंने बोला क्या बात बोली, बनाओ। तो वी स्टार्टेड मेकिंग एंड वी ऑब्वियसली स्टार्टेड, जितने भी परफ्यूम्स थे रखे सामने, देखा, इंस्पिरेशन ली कि यार सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, शनेल डी ब्लू, वेरी इजी टू सेल, हर्मेस, स्वाज, YSL, इस तरह की नोट्स जो मैं नहीं लगाता था। उसने बोला भाई ये भी होते हैं, Explore लेमन किया भी आपने होता है। बहुत एक्सप्लोर किया। 100 पीस बनाते थे, उसमें से 5 फाइनल करते थे। तो आज 15 परफ्यूम है। जब पहली कलेक्शन निकाली तो फिर बॉटल्स, क्या क्या नाम है? मैं एक दफ़ा हाँ, पहली कलेक्शन के नाम बता रहा हूँ। तो हमने फ्रेंच ऑयल मंगाया, ओरिजिनल फ्रेंच कंपनी से, जहाँ से ओरिजिनल कंपनीज को जाता है। वो बॉटल्स पेंट कराई और वो कराई। फिर उसके लिए कैप्स बनाई। तो क्लासिक बॉटल बनाई थी, खान साहब वाले होने से पहले, इंपोर्ट खुली हुई थी। तो पहला परफ्यूम बनाया अयाश। अगेन मेरी एक कलेक्शन थी, वो मुझे फुलफिल ये करनी आपकी थी। ज़िंदगी पे था? यार ये बेसिकली कैरेक्टर्स हैं जो एक इंसान जिनसे गुजरता है। वाह। सही है। और लोग ये बात समझते नहीं है। इश्क भी है, नवाबज़ादा भी बनता है, वो अपने आप को नवाब भी समझता है। फिर हमने बनाया अयाश, जो हर मर्द में तो है ही, बट लोग मानते नहीं है। फिर एक जो हमारा सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स था, वो था बदतमीज़, चिली एंड फ्रेश। वो परफ्यूम चेंज नहीं होता, खूबसूरत तरीन परफ्यूम था। फिर एक परफ्यूम था दिल के बाद बदतमीज़। बदतमीज़। तो मुझे लगता था बदतमीज़, हर बंदा बदतमीज़ भी है कहीं ना कहीं, 80%। फिर हमने एक परफ्यूम जो पहली लाइन में था, अयाश, बदतमीज़, फिर था एक सिकंजबीन। सिकंजबीन जो था वो बेसिकली लेमन। तो हम उसको बड़ा उर्दू सा नाम देना चाह रहे थे, तो हमें सिकंजबीन मिला। फिर हमने एक ख्वाहिश के नाम से एक परफ्यूम बनाया, जो ऊदी सैंडलवुड में था। और आखिरी बनाया ख्वाब। ख्वाब जो परफ्यूम था ना, वो अगेन इंग्लिश में अगर आप बोले तो क्या बनता है? ड्रीम। ड्रीम। सो ड्रीम इज़ वेरी इट्स डिल्यूजनल, राइट? एंड तो ख्वाब वाज लाइक दैट। उसकी लास्टिंग थी 16 घंटे। अरे वाह। जब आप ख्वाब लगाते थे, वो इतना स्ट्रांग था कि आप उस फ्रेग्रेंस के बबल में या क्लाउड में ही रहते थे। इट वॉज वनीला एंड वेट एवर, इट वॉज अमेजिंग। वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया खैर। मैं अभी पूछने वाला था, ख्वाब लेना चाहिए, लेकिन आपने जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे काम आते हैं। जी। कि एक तो परफ्यूम बेचना है और परफ्यूम को किस तरह से एक्सप्लेन करके फील भी बताने, कराना feel बिल्कुल करवाना। बहुत ज़रूरी है। तो ज़बरदस्त। तो आपने हंसना मनाए में जब आप ताबिश भाई के पास आए थे, तो आपने अपने वालिद के साथ अपने कनेक्शन की भी बात की थी। और मैं चाहूँगा, क्योंकि वो सिंस आलमगीर साहब ज़बरदस्त इंसान है, काम भी उनका स्नूकर के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त काम करें,
शायद बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे उनकी लाजमी तारीफ़ करना चाहूँगा, उनको वाकई खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो मोहम्मद आसिफ हैं हमारे आलमी स्नूकर चैम्पियन, उनको मिला भी था वो उन सब को प्रमोट करने में, और स्नूकर एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है। हम कितने कोई टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि क्रिकेट से 8 गुना ज़्यादा जीते हुए। ठीक है, सही है। और जो बेचारे हमारे प्लेयर्स हैं उनको फेडरेशन की तरफ से जो हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ पेपर पे कि अगर आप गोल्ड मेडल लाएंगे तो XYZ अमाउंट मिलेगा, वो भी नहीं मिले। सही है। उसके लिए मेरे वालिद साहब ने बहुत लड़ाई की। तो कमाल आलमगीर साहब ज़बरदस्त दाद के मुस्तहिक हैं। बाबा के साथ कैसा कनेक्शन है और उनकी ये सपोर्ट, उन्होंने नी इंजरी वाला टाइम भी देखा, फिर बाबर के साथ जो आपके जो कज़न हैं बाबर, उनके साथ आपका एक वो पार्टनरशिप ख़त्म हुई, फिर उस सब में वालिद की सपोर्ट। यार मैं आपको मुबशर बताऊं कि मेरे डैड, आई थिंक ही इज़ द क्लोजेस्ट टू मी। सही है। एंड ही इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड। मैं उनके सामने कुछ भी बात कर सकता हूँ। सही है। वो जो फीलिंग है ना, वो बड़ी वाला होता है। बड़ी वाले, मतलब मैं उनसे हर चीज़ डिस्कस करता हूँ और उनसे खुल के बात करता हूँ, वो भी मुझसे करते हैं। तो हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारी चिलिंग्स हैं, मतलब वो हमारे अंदर ही रहती हैं। बाकी जितना मेरी ज़िंदगी का डिसिप्लिन है, जो कि मेरा 50% है, अगर उनका 100 है तो 50 भी शायद ना हो, वो भी उन्हीं से सीखा है। सारी इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ली हुई है। काम करने का तरीका, फॉलो अप जो हम लोग मिस करते हैं बिजनेस में। और जो लोग पूछते हैं यार क्या फ़र्क है, कैसे सक्सेसफुल होगे, कैसे करोगे, भाई फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। वो तो मुझे आता ही नहीं था, वो सारा उनसे सीखा हुआ है। सही है। और मैं आपको बात बताऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ। वो जनवरी 1 या 2 वीक में ना अपने स्नूकर टूर्नामेंट्स का ना पूरा स्केड्यूल दे देते हैं, पूरे साल का। समझ रहे? ये ऑर्गेनाइज होने वाली बात है ना, कि आप अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लें मेंटली कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इतना ऑर्गेनाइज करके कि आपने पूरे साल का स्केड्यूल। ये है वो सिस्टम जो आपने बनाना है किसी भी इदारे में। हम PCB की कहीं पे भी बात करते हैं, क्रिकेट का सिस्टम ठीक करने के लिए ये एक बेसिक चीज़ है। बिल्कुल। कि आपने एक राह दिखानी है और उस पर अमल करना। और मेरिट पे वो बहुत बिलीव करते हैं। वो कहते हैं मेहनत करोगे तो भाई सब चीज़ें मिलेंगी। शॉर्टकट्स ऊपर से, मेरी कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत में शॉर्टकट कनेक्ट हुए होते हैं, यार शॉर्टकट से इतने पैसे बना लिए। मेरी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे कभी भी मौके आए हैं कि यार एक रात में इतने पैसे बनने वाले हैं, कभी भी नहीं हुआ है। आई हैव नेवर अर्नड थ्रू अ शॉर्टकट। एंड मैं आपको बात बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम 5 दफ़ा ऑल इन गया। एंड माई डैड नोज कि यार ये फिर ऑल इन चला गया, मतलब आई हैव नथिंग इन माई अकाउंट, आई ओनली हैव टू वर्क टुमारो अगेन फ्रॉम ज़ीरो। लेकिन एक विजन है, एक ड्रीम है जिस पे आप कर रहे हैं, और एक बिलीफ है। बिलीफ सही है। वो आप उस टाइम पे आप तहज्जुद में बैठे हैं या आई थिंक अपने आप को डिसिप्लिन करें, ये बेस्ट टाइम होता है अपने आप को वापस ऑन ट्रैक करने का। अभी जैसे मैं US ट्रिप से आया, फिर मैं ऑब्वियसली अगस्त सितंबर जो होता है ना, जून जुलाई अगस्त समर हमारा थोड़ा स्लो होता है। फिर बारिशें हो गई, 1 महीना काम नहीं हुआ। अब आप 1 महीना फिर काम ना होने का मतलब समझ रहे हैं कि सारे स्टोर्स का एक्सपेंस वही है, बिजली वही है, सैलरीज और वही है, क्लाइंट्स को जो डेट दी हुई है, क्लाइंट्स लाइन्स नहीं है, बारिश है इतनी कि आपके पास कोई पहुंच नहीं सकता, बट एक्सपेंस सारे वहीं खड़े हैं। जब आप 2 महीने ऐसे गुजार लेते हैं ना, तो आप एंड हो जाते हैं। एंड यू अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, बट उसके बाद आपको अकल आती है और फिर आपका डिसिप्लिन काम आता है और फिर आपका विजन उस पर अप्लाई होता है और फिर आपका हार्डवर्क होता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर सकते हो वापस से। जो मैं बाबर के लिए बात कर रहा था कि वो क्या है, वो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्क्रैच, वो जो 10 साल पहले करते थे बेसिक्स। सो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है वापस से अपने आप को सेट करने के लिए। कितने क्रिकेटर्स बैठे होते हैं शो पे, राशिद लतीफ़ भी उस दिन कह रहे थे कि यार बेसिक्स, डोमेस्टिक जॉब, बेसिक क्रिकेट खेलो ताकि वो कॉन्फिडेंस वापस आए, वो बिलीफ वापस आए, ताकि तुम वापस उस हाइट पे जा सको या उससे भी ऊपर जा सको। सो आई थिंक वो अब्बा ने, और ये बड़ा ज़बरदस्त आपकी एक जर्नी रही है। इस दौरान आप ने खुद को भी, आपको मॉडलिंग का बड़ा शौक है। हाँ। और रील्स वाला मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले आपने ये सिलसिला शुरू किया, खुद आना शुरू कर पहले इन्फ्लुएंसर था मैं मेल का, तो वो उस ज़माने में 8-10 वेमेन इन्फ्लुएंसर्स होती थी और मैं अकेला मेल इन्फ्लुएंसर था। था। वो वाला है क्योंकि फैशन डिज़ाइनर से एक्सपेक्ट किया जाता है ना, वो कोई मॉडल हायर करे, कोई एक्टर हायर करे, आपने वो
करते रहे और वो कहीं ना कहीं कामयाब मैं हुआ। आपको बताऊं 2015 में आई वाज 110 किलोस। सही है, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन टीवी ऑल माय लाइफ। बचपन से ना मुझे कुछ ना कुछ करने का शौक है, या तो कोई ड्रामा या एक्टिंग तो का शौक है? एक्टिंग का शौक नहीं है, बट मतलब शौक बिल्कुल नहीं है, बट आप एक ख्वाहिश ड्रामे है। में भी आए हैं मैं ना? एक ड्रामे में आया हूँ अभी, सुन मेरे दिल में। Yes. और बड़े लोगों ने देखा और पसंद भी किया, और लोगों ने बोला भी आपको काम message भी करने किया को। था। फिर एक ऐड में भी आया था मैं, हाँ। आई थिंक बाइनेंस का ऐड था, इसमें आजम, इमाद और मुनैन वाह। शाह थे, तो वो टिक्स थे। बट ये है कि दैट इज अगेन सेकेंडरी, वो मैं जब कर सकता हूँ जब मैं अपने काम से फुल सेटिस्फाइड होऊंगा। अच्छा, रील्स वगैरह तो आपने बनाई और वो बड़ी चल भी गई, लेकिन कैंपेन्स भी बड़ी ज़बरदस्त आपने वो आलमगीर, कराची आलमगीर रोड के नाम से आपने वो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन शुरू की। बिल्कुल। आज़ान समी भी हैं उसमें। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी एग्जीक्यूशन हुई है और बड़ा कलर ग्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है, लेकिन उस पर कुछ तनकीद भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वो कल्चर नहीं है जो दिखाया गया। तो वो बेसिकली आपका क्या मैसेज था और लोगों को क्या लगा? अच्छा, मैं आपको एक दो बातें बताऊं। पहले हमने अपनी ज़िंदगी की पहली सबसे बड़ी कैंपेन की थी लास्ट ईयर, जब हमने नबील ज़ुबैरी और फिरोज़ खान को भाई दिखाया था। ट्रेन और से उतरे थे। ट्रेन से उतरे थे, वो भाई को मिस कर रहा है ईद पे, और बड़ा एक टची कैंपेन था, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं साल की 4 या 3 कैंपेन्स दूँ इस तरह की जो मेमोरेबल हो। सो लास्ट 2 इयर्स में हमारा वुमेंस वेयर स्टार्ट हो गया है, माई सिस्टर इज़ लुकिंग आफ्टर इट। तो वो एक, आपको पता है कि अब एक ब्रांड के अंदर ही आ रहा है। हुमायूं आलमगीर वुमेंस वेयर, मेंस वेयर है तो हुमायूं आलमगीर, राइट, इट्स वन ब्रांड। तो हमने सोचा कि हम 1-2 साल वार्म अप हो जाएं वुमेन वेयर के साथ, थोड़ा काम एक्सपीरियंस ले लें, वो मेरी बहन और वो पूरी टीम एक एक्सपीरियंस ले ले, पूरा ब्रांड एक एक्सपीरियंस ले ले, फिर हम उसको एज वन कैंपेन्स करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट बिग कैंपेन दैट वी आर डूइंग। अब मैं क्योंकि थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट सा, मुझे हर चीज़ ऑफ ट्रैक चाहिए होती है। मतलब वो नहीं चाहिए होता यार वो पंजाब के डिज़ाइनर हेरिटेज दिखाने, लाहौर की कथक डांस चल रहा है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड हिस्ट्री है उनकी, और वो सब वो लाहौरी दिखा रहे हैं। मैं अगर वही दिखाने लग जाऊंगा तो मैं भी ढल जाऊंगा उस चीज़ के अंदर। मुझे आप दिखाना कुछ था नया कहना कराची, सही है, और बेसिकली था कराची, सही है। और आलमगीर रोड कराची में है। आलमगीर रोड हमारे नाम के साथ एक रिजेम्बलेंस भी है और हमारे नाम में भी आती है, और इट मेक सेंस कि दिस इज द आलमगीर रोड वी आर टॉकिंग अबाउट। एक कैरेक्टर वीडियो थी जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ 8 साल से, जिसमें स्टाइल मारो डरना क्या एक स्टेटमेंट है। सो वो मुझे कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करनी थी इस वीडियो में। अब बात ये है फेस्टिव सीजन, शादी का, मेहंदी का, इट्स हैपनिंग, कलर्स, और वीडियोस में आपको ये चीज़ें या तो फेस्टिव दिखा सकते हो, तो बिल्कुल क्लासिक तरीके से जा सकते हो। तो फेस्टिव में खेलने को बहुत कुछ है। अब हमारे कपड़े भी सारे शीशे और चमक और वेरी हैपनिंग। और जब हमने ये कॉन्सेप्ट जोड़ा, अब हमारे पास सबसे पहला जो टारगेट था वो था टीम जमा करना, सही है। और हमारी, क्योंकि फैसल कबाड़िया हमारी पीआर पे हैं जी। और वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, और अमेजिंग हेल्प उनको बिठाया, वीडियोग्राफर्स को बिठाया। पहले पता किया वीडियोग्राफर कौन होना चाहिए, फोटोग्राफर कौन होना चाहिए, कैरेक्टर्स उनको समझाए कि यार हुमायूं भाई कह रहे हैं कि मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, कि अगर रिक्शे वाला है वो स्टाइल में है, अगर रेडी वाला है, है, मछली बेच रहा है, दूध बेच रहा है, पानी बेच रहा है, व्हाटएवर, डब्बू खेल रहा है, मुझे कैरेक्टर्स में चाहिए। फिर मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी थी, सही है। वुमेन एम्पावरमेंट कराची में है, सही है। लोग कहते हैं कि नहीं है, ऐसा गलत है। जो आप तनकीद की बात कर रहे हैं वो किसी ने, मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ जेलसी या ज़बरदस्ती हम में से, अपने हिसाब से वो दिखाना चाहें, हम में से किसी के खिलाफ स्टाइल है कराची का। स्टाइल भी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिक्शे में आ रहे हैं या आप साइकिल पे आ रहे हैं, आप स्टाइल में हैं, नहीं हो सकते। कल के आपके जितने भी बॉयज हैं यहाँ पे, वो भाई इंस्पायर्ड है रोनाल्डो से, वो फुटबॉल की किट पहन के आया, फुटबॉलर नहीं बन सकता वो, क्यों नहीं बन सकता? या अगर वो काम पे आ रहा है, चाय पिलाता है, वो सूट पहन के चाय नहीं बना सकता, वो वेस्ट कोट पहन के चाय नहीं बना सकता, क्यों नहीं पहना सकता? हर किसी ने स्टाइल में रहना है, अगर हुमायूं की नजर से देखें। नहीं, आप रह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर बंदा अपनी तरफ से स्टाइल में है। तो अब हमने कराची रोड दिखाई, कराची रोड के अंदर कैरेक्टर्स बनाए। एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी सदर की गली है, उसको हमने सेटअप किया। जावेद म्यूज कॉन्सेप्ट्स हैं, सलाम है उसको यार, उसने एक नहीं, बहुत प्यारा बना। उसने एक मैं अगर बिफोर आफ्टर दिखाऊं ना, वो एक ऐसा होता ना, यूं करके मैजिकल एडिट एआई एडिट मारा है। इट वाज लाइक दैट। वो सुबह 5 बजे आया, रात के 2 बजे गया। उसने इतनी मेहनत किया है, सलाम टू हिम।
जबरदस्त। एंड हुमायूं, मैं आपको एक छोटी सी बात फिनिश कर दूं तो कैरेक्टर्स के ऊपर जो तनकीद हुई वो अजान समी खान को जो कैरेक्टर दिया, क्योंकि उनके ड्रामे में अभी वो बने हुए हैं, गैंगस्टर बने हुए हैं, तो उसको हमने उस ड्रामे से निकाल के कैंपेन में डाल दिया कि वो उस गली उस मोहल्ले के बत्ता लेने आ रहे हैं जिस तरह हमने सारी जिंदगी फेस किया, नथिंग न्यू, बट वो भी स्टाइल में। वाह। एक लड़की कैरम खेल रही है, वो 3 मोहल्ले के लड़के बैठे चलवार के नीचे में उसके साथ खेल रही है। तो इतनी पावरफुल वो है, इतनी वो मिली हुई है कि वो आराम से बैठ के खेल रही है। वो चीज़ लोगों ने नहीं बड़ा दिखाई। बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त आइडिया। आई होप जो कंट्रोवर्सी या लोग कमेंट कर रहे थे वो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम बात करें कि इंटरनेशनल भी आपने क्रिकेटर्स और एक्टर्स को भी हुमायूं आलमगीर पहना है उन्होंने। पाकिस्तान में मेंस फैशन में सबसे पीक का सीज़न कौन सा होता है? रमज़ान में बड़ी सेल होती होगी, ईद पर, शादियाँ, विंटर, समर्स, सबसे ज़्यादा हुमायूं आलमगीर फ़ायदे में या बेहतरीन सीज़न किसको समझता है? असल में ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। लोगों को एक चीज़ में मास्टर करने का शौक है। मुझे चारों सीज़न में मास्टर करने का शौक है। मुझे ट्रेडिशनल हुमायूं आलमगीर को ट्रेडिशन से भी मिलाना है, कल्चर से भी मिलाना है और स्टाइल से भी मिलाना है, सही। और मुझे उसको ट्रेडिशन को और फैशन को एक ट्विस्ट के साथ डिस्प्ले करना है, राइट। अब लोग अगर ये बात समझ लें तो बड़ा आसान है, नहीं समझेंगे तो कभी भी नहीं समझेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रमज़ान, दैट्स अ बिगेस्ट सीजन। 30 दिन चलना है और 30 दिन चलना है। ईद के लिए सबने कपड़े खरीदने हैं, तकरीबन बकरा ईद पे नहीं तो रमज़ान ईद में। की तो अलग क्लाइंटेज है ना, ईद पे तो Yes. वो आखिरी यार ईद इज आखिरी ग्लोबल, अशरे में, हाँ। सही है। अब आप ग्लोबल का मतलब समझ रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी से ऑर्डर आ सकता है, आया है, स्विट्जरलैंड से आ सकता है, स्पेन से आ सकता है, वेगस से आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, कैरेबियन से आता है, सऊदीया से आता है, हर जगह से आ सकता है, पाकिस्तान से आता है, इंडिया बंद हो गया, बांग्लादेश से आता है, दुबई से आता है, यू नो देयर इज़ नो लिमिट। जर्मनी से आता है, जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहा है या मुसलमान का दोस्त मना रहा है, हिंदू मना रहा है, वो भी ईद मना रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई है ना, दुनिया में तो दोस्त हैं, वो दिवाली मना रहे हैं और वो लोग ईद मना रहे हैं। सो वो लोग भी कपड़े ऑर्डर करते हैं। और फिर शादियों का अलग है। फिर उसके बाद बकरा ईद तक एक सीज़न रहता है, उसके बाद शादी की तैयारी होती है। अब शादी की तैयारी कनेक्टेड है खुशी से, सही है। खुशियाँ हैं, मुल्क में हालात सही हैं, पॉलिटिकल हालात स्टेबल हैं, तो फिर जाके शादी का सीज़न अच्छा जाता है, या कोई भी सीज़न अच्छा जाता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो खान साहब के दौर में ज़्यादा सेल हुई या इस खान साहब के दौर में हमने एक नया स्टोर खोला था स्क्वायर 1 मॉल में। खान साहब के दौर से 6 महीने पहले हमने हो गया? ओके कर लिया था, अच्छा, सही है, खोलने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते मॉल के कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर बनने में खान साहब का मसला आ गया, और दैट वाज द वर्स्ट टाइम 2022 23। 22। हाँ, वो इट वाज रियली टफ। हम स्क्वायर 1 मॉल में स्टोर खोल रहे थे उस वक्त, एंड 6 months वर यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बड़ी ज़रूरी है। और फिर इंटरनेशनल स्टार्स पे आ जाते हैं। आपने आई रिमेंबर पीएसएल में भी आपने कुछ प्लेयर्स को पीएसएल में तो बहुत कपड़ों दिए, सारे वेस्ट इंडियंस को दिए, इंग्लिश प्लेयर्स थे। पोलार्ड को मैं आज तक इन टच हूँ। एंड्रू फ्लेचर था, वो बोल रहा था कि मुझे स्टोर खोलना है, उसने बहुत ज़्यादा कपड़े सिलाए थे। निकलेस पूरन को और पोलार्ड को हमने अंबानी वेडिंग में तैयार किया था, दैट वाज बिग। एंड देन उससे अगर और पीछे चले जाएं तो आप मैंने जॉन्टी रोड्स, डेमियन मार्टिन, क्रिकेटर रहे हैं आप, क्रिकेटर रहे हैं। international और स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया था तो मेरा एक क्लाइंट थे जो दुबई में होते हैं, एंड वो 4D हाउसेस बनाते थे, इज़ रियली बिग। और उनके क्लाइंट थे ऋतिक, अभिषेक, अर्जुन, उनके दोस्त भी थे और क्लाइंट भी थे, टॉम क्रूज, पेरिस हिल्टन। तो वो मेरे कपड़े पहनते थे और वो उनको गिफ्ट करते थे देसी। यहाँ पर ये एक बड़ी खबर भी है कि अंबानी की शादी बड़ी ट्रेंडिंग पे रही। तो अंबानी की शादी में अगर कुछ पाकिस्तानी चीज़ पहुंची तो होते पाकिस्तानी कपड़े जो तो उन्होंने आपको कैसे पोलार्ड वाज विद मी। पोलार्ड उनके तो इंडियन डिजाइनर्स भी बड़े होंगे, उन्होंने आपको ही व्हाई ओनली बिकॉज मैंने पोलार्ड के साथ फीफा सेशंस भी किए, अच्छा सही, पोलार्ड और फ्लेचर में और वाब रियाज सही हमारे, क्योंकि वाब भाई को इतनी अच्छी गेम नहीं आती थी, बट इट वाज अ मोर फ्रेंडशिप। मेरी पोलार्ड से पीएसएल के दौरान 2-3 साल से दोस्ती हो चुकी थी, डेरिन सैमी से भी हो चुकी थी।
But Pollard was playing and we were giving him clothes. We was buying clothes. He was very nice. And he told me, yaar, I need clothes. Humayun, I need clothes for my man, Pooran. Nicholas Pooran को भी हमने टक्स दिया, जैसे वो रणवीर के साथ उनकी पिक्चर बड़ी हिट हुई थी. और going back to 2009, my break came to Arjun Rampal. For 3 years we were dressing him up अच्छा. for his Eid clothes. जो वो शाहरुख खान की I think Eid party पे पहनते थे. So we were dressing him up there. वाह. So that was big. We gave clothes to Paris Hilton also once. क्योंकि वो चैरिटी के लिए आ रही थी तो we had to give her शलवार कमीज. तो हमने मेन का शलवार कमीज दिया था. So that was one achievement. वो बहुत जल्दी हो गई थी. फिर उसके बाद हम सिंगर्स पे गए थे क्योंकि जब काम शुरू किया था ना उस वक्त 2008-9 में एक चीज़ होती थी कि आप जो वीडियोस आ क्योंकि वीजेस होते थे, वीजे वाले ज़माने थे और म्यूज़िक वीडियोस होती थी. म्यूज़िक वीडियोस में कपड़े देने हैं कि म्यूज़िक वीडियो का वार्डरोब, क्योंकि मुनीब नवाज वाज वेरी बिग एट दैट टाइम. फिर हम लोग आए और फिर हमने सारी म्यूज़िक वीडियोस की. वो आपको पता है लंबी जुदाई जो गाना आया था 4 दिनों का, वो Yes. इमरान पाकिस्तानी वर्जन उसका शॉट हुआ था. वो मेरी पहली वीडियो थी. अच्छा. कामरान 82 रॉकर की उसका नाम था. सर्च करनी पड़ेगी. तो वो हाँ उसने शख्स पहना हुआ था, हमने बड़ा डिफरेंट. फिर हमने उमर इनायत का गाना था तैनू लेके जाना है, उसकी अगली वीडियो आई थी जो पिरामिड्स के पास थी, वो हमने की थी. फलक को मैं उस वक्त से जानता हूँ. फलक की पहली दोनों रोक यार, के ये बाद तो हुमायूं, वो वीडियोस की थी. आपसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मुझे आज तक ये सब बातें नहीं मैंने पता, कभी लेकिन- बताई भी नहीं है. और अर्जुन रामपाल वाली बात या. और पेरिस हिल्टन. तो फिर उसके बाद काम बोलता है आपको. वकार अली खान मेरे आइडियल एक फैशन गुरु था. वकार अली खान जो लंदन में वीजे थे. वीजे थे. ही वाज सो बिग एंड ही वाज इतना खूबसूरत इंसान था वो, और वो कपड़े भी इतने अच्छे कैरी करता था. ही न्यू हिज स्टाइल. सो समहाउ मेरी एक वीजे से बात हुई. उसने बोला बात सुनो, MTV अवार्ड्स आ रहे हैं तो तुम इनको ड्रेसअप कर दोगे. मैंने बोला किनको. उसमें था जगी डी, सीरीज एक बैंड था लंदन का 3 लड़कियों का. अदील था, साढ़े नाल कर ले पार्टी गाना हिट हुआ था उस वक्त. फलक था, चौधरी. वकार अली खान था और जगी डी था. तो फिर इन सबको मैंने उस वक्त, और वार्डरोब सिर्फ. और आप ये सोचें PC में अवार्ड्स हैं, मैं कपड़े लेके जा रहा हूँ खुद. सही है, 4 बैग लेके जा रहा हूँ. कोई बंदा नहीं था मेरे साथ, मैं खुद लेके जा रहा हूँ. और मेरे ख्याल में यही वो ये है कि जब आपको अपनी मंजिल की तरफ फोकस्ड हैं तो ये बहुत छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं और बड़ी पॉजिटिव एफर्ट्स होती हैं कि मैंने अपना काम करना है. फिर जगी डी ने मुझे बोला कि ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नाम है, मैं तेरा भरा कि जब भी जरूरत पड़े ये मेरा प्राइवेट नंबर है. तो मेरी उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो गई थी उस वक्त. जबरदस्त. तो वो उस वक्त बड़ा स्टार था. अच्छा हुमायूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी बात है और हैरानकुन भी बात लगती होगी आप लोगों को, या आप लोगों के लिए आम बात हो जाती है कि फैशन डिज़ाइनर दोस्त है, कपड़े तो फ्री में मिल जाएंगे. तो ये वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया है, लोग पे भी करते हैं, या लोगों की दोस्तियाँ कभी कभी महंगी पड़ती हैं? ये ऐसे ही है कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, एक बंदा आ रहा है फ्री खा रहा है और कुछ भी खा रहा है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं. मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि 2 लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत जल्दी ऐसा हुआ. एक थे रहीम शाह, एक थे फहद मुस्तफ़ा. से जब हम म्यूज़िक वीडियोस करते थे ना, हमें बड़ा बजट नहीं मिलता था. जलाल भाई होते थे उस वक्त. तो ऑब्वियसली कोई कपड़े ले भी जाता था तो वो पैसे नहीं देता था. बड़े स्टार्स हैं सिवाय 2 लोगों के, रहीम शाह और फहद मुस्तफ़ा. पे करते हैं. अल्लाह ने इनको इज्जत किसी वजह से दिया. जब रहीम भाई आए थे ना पहली दफ़ा, तो उसने बोला हुमायूं तू बता कितने पैसे, इस तरह बात करते थे वो. जितने मेरे पास स्टाफ, सबको उसका ख्याल रखते हुए जाते थे. एंड ही मेड श्योर आई केम इन रहीम शाह वीडियो ऑल्सो. एक गाना था जिसमें उनका एक कैरेक्टर था जो गैंगस्टर बना हुआ था. तो वो बीमार हो गया. वो वाला नहीं, उसके बाद एक उनका क्लब का गाना था एक. तो फिर उन्होंने बोला यार तू एक काम, मैं वार्डरोब करने गया हुआ था वीडियो पे और मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी ना, शेव नहीं हुई थी इस तरह. तो उसने बोला यार जलाल भाई ने कि यार कैरेक्टर तुम्हें बनना पड़ेगा, कपड़े तुम्हारे पास तुम्हारे हैं, तो ये कैरेक्टर. तो वो मेरा पहला शॉट था कि मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, डायमंड का वो दे रहा हूँ उसको. तो रहीम भाई पेड मी. द नेक्स्ट पर्सन हु केम इन वाज फहद मुस्तफ़ा व्हेन ही वाज नथिंग. मैं अब्दुल कादिर हूँ का वार्डरोब था और 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा था उस ज़माने में 8-10 सूट्स का. और वो उस बंदे ने एडवांस पेमेंट दी थी मुझे और मेरी दिल से दुआ निकली थी उस बंदे के लिए. एंड फिर मैंने फहद भाई को 2012 में अपना पहला रैम जब किया था तो फहद मुस्तफ़ा वॉक्ड 2012. एंड रैम पे जाने से पहले बता यार करना क्या है,
हेलो फादी, मेरा खुद पहला शो है। आपने जो करना, उस वक्त इंडियन गाने अलाउ थे, तो ओ मेरी जा तेरे को, वो चलाया था हमने, उस वक्त बड़ा हिट था वो। फहद मुस्तफा ने बस यूं किया था। अभी फहद भाई से देखो, फहद भाई दफा- मीट्स मी लाइक दैट एंड ही वाज अ फैन ऑफ माय क्रिकेट ये भी था ना, वो खुद उस भी तो बहुत जमाने अच्छे में, क्रिकेटर उस जमाने में। एंड आई स्टिल यू नो रिस्पेक्ट हिम एंड आई हैव मी एंड माय फैमिली हैज स्पेशल प्रेज फॉर हिम। जबरदस्त। वो कोई नाम बताएं कि जो फ्री में कपड़े ले जाता है, जो फ्री में कपड़े भी जो ले जाता चुपते है भी हैं, और जो कैरी भी नहीं अच्छा कर रहा होता। ये दो सवाल। एक ये कि यार ये कुछ भी बना दो, मज़ेदार कैरी नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ दोस्त नहीं। और एक ये कि यार दे दे यार, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है लोगों में। कभी किनका क्या टाइम चल रहा है, कभी आपका क्या टाइम चल रहा है, सही है। और अब मेरी जिनसे दोस्ती है उनको तो मैं मना नहीं करता हूँ, बट मुझे उस चीज़ का, लोग ये बात, जितने भी आप लोग टीवी पे हो, पॉडकास्ट पे हो, या जहाँ पे भी कपड़े पहन के जा रहे हो, या कुछ होस्ट कर रहे हो, कोई प्राइवेट शो होस्ट कर रहे हो, सबको कपड़े चाहिए होते हैं। बट आप लोग ये बात नहीं समझते कि मैं एक जैकेट जो आप पहन चुके हो या कोई और पहन चुका है, वो दूसरा आदमी को नहीं दे सकता। सही है। अब वो एक कैटेगरी बनाई है जो कैजुअल जैकेट्स की, वो 20 पीस है, वो मैं 50 लोगों को 20 पीस नहीं दे सकता, समझ रहे हो। जहाँ तक ड्रामे की बात है, अब तो ड्रामे वालों से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं उनको बोलता हूँ यार मुझसे सामान ले जाओ, रेंट पे ले जाओ, या मुझसे खरीद लो होलसेल रेट पे, ना मुझे भी नुकसान हो ना आपको नुकसान हो। अगर आपका कोई कैरेक्टर है, नाम नहीं बता रहे आप, बहुत लंबाई में चले। नहीं, मेरे पास सब आते हैं, जिसको ज़रूरत होती है मैं हाजिर हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आई एम स्टिल अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। मैंने बहुत लोगों के इंस्टाग्राम बनाया 2014-15 में, मैं इसका गवाह हूँ। जिसमें वसीम भाई है, उमर अकमल है, सरफराज है, फवाद है, इन सबके इंस्टाग्राम भी मैंने बनाया है कि भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सही है। और फिर ऑब्वियसली पॉलिश होने में टाइम लगता है, लोगों को स्टाइल एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। अब वो कहाँ से आ रहा है, क्या पहनते हुए आ रहा है, अब आपका क्या स्टाइल है, किस तरह पहनाना है, अब आसान है ना, स्टाइलिश रख लिया, ये कर लिया। उस वक्त वो वाला एक्सपोजर नहीं था, या वो लाइट नहीं थी फॉर जिसका इंतजार एग्जाम्पल बहुत कुछ भी नहीं था यार, फिल्टर नहीं थे। यस। अब ये सीन है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया आर्टिस्ट है और कोई फॉर एग्जाम्पल फरहान सईद है, उसको कुछ पहनना है, उसको किसी शो पे जैकेट पहनना है, और आप चाहोगे यार उसको जैकेट पहनाओ, अच्छे से स्टाइल करो, उसके पास स्टाइलिश भी है, उसके जूते भी अच्छे हैं, बाल भी अच्छे बने हुए हैं, हर चीज़ सही पहनी हुई है, उसको दोगे, उसको आप बोलोगे यार जैकेट पहन ले। फिर आपका एक दोस्त आएगा जो नया है, वो बोलेगा यार मुझे ये जैकेट पहननी है, तो वहाँ आप फंस जाएंगे ना। फिर आप उसको देंगे, या वो किस ड्रामे में पहन रहा है, फरहान पहन रहा है, तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। आज तक सबसे महंगा कौन सा आउटफिट या शेरवानी बिकी है, या एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे लेकिन यार वो कहते हैं ना पेल दिया? नहीं, पेला मैंने जिंदगी में कुछ नहीं है। अच्छा, नेवर, दैट इज चोरी नहीं फेरी, कभी ये भी तो लोग करते हैं ना यार, ये तो बड़ी पार्टी आई है। कभी भी नहीं, मेरे वही चीज़ हर किसी के लिए वही है। अब तो खैर वेबसाइट पे यू कांट चीट, एंड माय जो मेरा फिलॉसफी रही है ना, मेरे, आप किसी लड़की से पूछो, मेरी लड़ाई भी यही रही है, कुछ झूठ बोल के नहीं बेचना। जबरदस्त। इटालियन फैब्रिक, नॉट इटालियन फैब्रिक, देन नो इटालियन, इट्स नॉट इटालियन फैब्रिक, यू टेल द क्लाइंट, समझ रहे हो। तो वो सबसे ज़्यादा चीट हो ही कपड़े पे सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। मैं बोलूँ यार ये लॉरे पियाना का कपड़ा है, 6 लाख रुपए का है, और नहीं हो, तो वो बेईमानी है। तो वो आई हैव नेवर डन इट, और ना कभी किसी को सिखाया है, ना किसी को कभी बोला। सबसे महंगा यही सूट 5-6 लाख रुपए, सच बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आखिर में पॉडकास्ट के इस हिस्से में मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक कैमरा है और कोई एडवाइस, क्योंकि सिंस आपकी एक बड़ी जर्नी है, 2006 से 2025 तक 6 आउटलेट्स बनाए और एक अप्स एंड डाउन्स देखे, कभी बिल्कुल लॉस में गए, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, तो क्या एडवाइस देंगे आपको जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं? फाइनल एडवाइस से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यू नो आई विश कि कराची एक फैशन हब बन जाए, मिलान की तरह मेंस वेयर का हब बन जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा टैलेंट आ गया है। चाहे वो कोई चीज़ जिसने भी इंस्पायर किया, हमने इंस्पायर किया, हमसे पहले वालों ने किया है, हमारे लेजेंड्स ने किया है, तो उसके लिए जो है ना, हमें एज अ होल नेशन काम करना है। किसी को पॉइंट आउट नहीं करें, जितना अपने अंदर जितनी हैसियत है उससे बाहर निकल के पाकिस्तान के लिए काम करें, और पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करें, सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करें, समझ रहे हो मुबशर? क्योंकि हम लोग के पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास फॉलोअर्स हैं, टिकटॉकर्स के पास हैं, यानी कि
कंटेंट बना रहे हो बनाते रहो, बट कम से कम पाकिस्तान के लिए अच्छा तो बोलो यार। पाकिस्तान की गलतियां पॉइंट आउट करो, बट उसको पॉजिटिवली पॉइंट आउट करो। आप उसकी वाट ही लगा देते हो ना कि यार ये तो ये है, नीचे कमेंट में गालियां आ रही हैं, मतलब दैट्स नॉट द वे। भाई आप बात करो, आपने अगर किसी कंसर्न पर्सन से बात करनी है उसको बोलो भाई बात करे, लाइव बात करे, वीडियो कॉल पे बात करे, एवरीवनस अवेलेबल। इंस्टाग्राम पे बात करे, कोई मना नहीं करेगा, और बताए कि भाई इस तारीख को मैं ये करके दूंगा। बट एटलीस्ट वर्क फॉर पाकिस्तान, गलियां साफ कर सकते हैं हम लोग, छोटी सी चीज़ है। और हुमायूं, जो फैशन डिज़ाइनर्स यंगस्टर्स हैं या उनके जो लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? यार अगेन दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो यंग फैशन डिज़ाइनर्स कमिंग इन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस प्लीज़ डोंट फॉलो एनीवन, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। सही है, यू शुड बी नोन फ्रॉम योर आइडेंटिटी, नॉट फ्रॉम माई और एनीवन एल्सेस आइडेंटिटी। एंड इट विल टेक टाइम, fail again and again and again. You will learn throughout that journey. If you succeed the first time, learning finishes. So yeah, that is very important. मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मैंने बताया कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, और it has taught me, that is the best possible way out. And for all the other people, जो I think I would like to say that discipline comes from your own routine. आप अपने डिसिप्लिन से, अपनी ज़बान से, अपने रवैये से अपने काम को सेट कर सकते हैं। आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट से और अपनी लर्निंग से, मैं बहुत ज़ोर से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू सेल्फ टीच योर सेल्फ। सेल्फ टॉट होता है ना एक वर्ड, सो यू हैव टू टीच योर सेल्फ। वो कैसे होगा? या तो गलतियाँ करके होगा, या तो आप उस किसी चीज़ का कीड़ा बनो कि आप इतना चाहो कि आप इतनी एजुकेट कर लो अपने आप को उस चीज़ के बारे में, शिद्दत से चाहो। बट वो शिद्दत से कोई नहीं चाहता, वो कहता है यार मुझे ये करना है, हो नहीं रहा। भाई तुमने किया क्या है उसके लिए? तुम्हारा रास्ता तो तुमने बनाया नहीं अभी तक, तुम चलो तो उस रास्ते पे, पता तो करो, किताबें तो खोलो, अब किताबें क्या, मोबाइल तो खोलो, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। क्या बात है, चलो तो सही रास्ता कोई मिल जाएगा। आई थिंक, और अल्लाह पे यकीन रखो, और कोशिश करो कि अपने आप को रिलीजियसली भी बैलेंस रखो। आई थिंक हुमायूं आलमगीर एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड wants to be and is very well balanced, and we want to balance again culture, style, heritage, tradition. and अगर आप मेरा अपना पूछेंगे तो मैं खुद भी, मेरा यही कैरेक्टर है, आज भी हूँ, बदतमीज़ भी हूँ, मलंग भी हूँ, मतलब बट रिलीजियस भी हूँ, बट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आर बिकमिंग अ फैशन डिज़ाइनर और अ होस्ट और अ पॉडकास्टर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज। थैंक यू हुमायूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और लगे रहें, वो है ना रणवीर सिंह का, अपना टाइम आएगा, आ जाता है टाइम, फोकस्ड रहें। हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपकी इतनी प्यारी सी स्टोरी और इतनी मोटिवेशनल स्टोरी हमने सुनी, और छाए रहें। और ये जो 6 आउटलेट्स हैं, इसको 12 आउटलेट्स जब करेंगे तो दुआ करें इंशाल्लाह कि बस मैं इंटरनेशनल जाऊं अगले 1 साल के अंदर, ये दुआ हो जाएगा। और मैं आपके लिए एक छोटा मोटा गिफ्ट लाया था। अरे वाह, इसीलिए तो हमने पॉडकास्ट अरेंज किया था, परफ्यूम्स नहीं थे हमारे पास। सो मैं आपके लिए लाया हूँ सुरूर। अरे वाह, क्योंकि आई थिंक ये आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सूट करेगा। ये एक ऊद टाइप परफ्यूम है। इसका वो बताए ना, इसके क्या है सुरूर? यार अगर आपने बकरा रूज ट्राई किया है, इट्स ऊदी, इट्स बर्न्ट लेदर, you will love it. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने देखी, और हमने हुमायूं आलमगीर की कहानी जानी, और बड़ी मज़े की इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या उस प्रोसेस में है, उनके लिए ये स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। और जो भी जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में आपकी किसी और सेलिब्रिटी, किसी और एक्टर, क्रिकेटर, म्यूजिशियन या किसी फैशन डिज़ाइनर से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।